हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग एमिली डर्कहाइम की दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे। एक हम लोग देखेंगे एमिली डर्कहाइम की थ्योरी 1897 में पब्लिश हुई ऑन सुसाइड, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एमिली डर्कहाइम ने रिलीजन को भी ये प्रूव कर दिया कि जो रिलीजन है वो सोसाइटी ही है, वो सोसाइटी से ही डेवलप हुआ है। रिलीजन किसी भगवान ने आके नहीं बनाया है, ये समाज ने खुद ब खुद अपने जरूरतों के अनुसार जो है वो इसको डेवलप किया है। क्लियर? तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है वो आज के लेक्चर होने वाले हैं, और आप लोग शायद आज के जो लेक्चर है इसके साथ काफी रिलेट करोगे, और उसके साथ साथ जो एमिली डर्कहाइम के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं सोशल फैक्ट्स की बात करूंगा, होपफुली आप लोगों को वो भी क्लियर होने शुरू हो गए होंगे। एमिली डर्कहाइम की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी ट्रिकी जरूर है, लेकिन अगर आप इसको एक एमिली डर्कहाइम की नजर से ही देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। और एमिली डर्कहाइम का एक ही सिंपल सा फंडा है कि वो हर एक जो भी हम लोगों को इंडिविजुअल बिहेवियर देखने को मिल रहा है या कुछ भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग समाज के अंदर देखने को मिल रही है, तो उसको वो हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये सोशल फैक्ट के साथ उसको रिलेट करता है, और उसके साथ साथ उसके पीछे के सोशल रीजंस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर मैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सुसाइड, उसी की जिक्र करूंगा, तो सुसाइड से रिलेटेड नॉर्मल लोगों की ये धारणा रहती है कि अच्छा यार उसका मेंटल स्टेटस जो है वो अच्छा नहीं होगा, या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होगा, या वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलता नहीं था, जिसके कारण जो है वो एक इंडिविजुअल ने सुसाइड कर दिया। तो बहुत सारे जैसे साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं सुसाइड को इंडिविजुअल से रिलेट करते हैं कि उसकी गलती के कारण जो है उसने सुसाइड किया। क्लियर? लेकिन एमिली डर्कहाइम जो है वो सुसाइड के ऊपर जब 1897 में आर्टिकल पब्लिश करेगा, तो वहां पे वो ये प्रूव कर देगा कि जो सुसाइड है ये सोसाइटी के कारण होता है। सोशल फैक्टर्स जो हैं, सोशल वेरिएबल्स जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सुसाइड, ना कि एक इंडिविजुअल। और उसके साथ साथ उस जमाने में ये भी धारणा थी, अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूंगा जिस स्पेसिफिक टाइम पे एमिली डर्कहाइम की थ्योरी बिल्ड हो रही थी, तो उस टाइम पे ये भी धारणा की थी कि जहां पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है वहां पे भी लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। क्लियर? या टेम्परेचर मान लो बहुत ठंडा हो गया तो सुसाइड कर लेंगे, बहुत गर्म हो गया तो सुसाइड कर लेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीजन जो हैं उस स्पेसिफिक टाइम पे सुसाइड के पीछे दिए जाते थे। तो एमिली डर्कहाइम की जो ये थ्योरी है वो इन सारे की सारी जो थ्योरीज हैं उनको नेगेट करेगी। कुछ लोग ऐसे भी कहते थे कि देखिए इसके पिताजी ने भी सुसाइड किया था, इसके दादाजी ने सुसाइड किया था, तो जेनेटिकली ही कुछ ना कुछ इश्यू है जिसके कारण लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो एमिली डर्कहाइम ने इस तरह की सारे के सारी थ्योरीज को जब रिफ्यूट किया, सारी की सारी थ्योरीज जो उनको नेगेट किया, और अल्टीमेटली उसने ये प्रूव किया कि किस तरीके से सोसाइटी या समाज के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, क्लियर, कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सोसाइटी खुद जनरेट करती है, जिसके कारण हम लोगों को सुसाइड जो है ज्यादा या कम देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग जो एमिली डर्कहाइम की डेफिनेशन है सुसाइड की उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं या जो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस, उनके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो देखिए ढंग से समझिए। वैसे सुसाइड का मतलब किसी भी इंसान के लिए क्या है कि जब कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जान दे रहा है, कोई भी एक ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिससे उसको पता है कि उसकी जान जा सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है, दैट इज डेथ। वो सुसाइड की डेफिनेशन या वॉलेंटरली डेथ की डेफिनेशन मल्टीपल हो सकती है। वो क्या हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली पॉइजन को कंज्यूम कर ले, कोई एक इंडिविजुअल उसको पता है कि अगर वो लड़ाई लड़ने जाएगा या वॉर में जाएगा तो उसकी मृत्यु अपने आप हो जाएगी। तो चाहे वो डायरेक्ट एक्शन है, इनडायरेक्ट एक्शन है, यहाँ पे वॉर में लड़ने को भी सुसाइड के साथ जो है वो एमिली डर्कहाइम ने लिंक किया। क्लियर? तो सुसाइड की जो डेफिनेशन है, एमिली डर्कहाइम की जो लिखी हुई किताब है ली सुसाइड 1897, उसमें सुसाइड देखो क्या है। सुसाइड इज एनी केस ऑफ डेथ caused directly or indirectly, positive or negative action of the victim himself which he knows will produce this result। पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शन, जिससे इंडिविजुअल को पता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको सुसाइड कहा जाता है। अब देखिए पॉजिटिव एक्शन का मतलब क्या है या डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है, जहां पे कोई एक इंडिविजुअल डायरेक्टली ही किसी चीज को कंज्यूम कर ले रहा है जिससे उसकी मृत्यु हो जा रही है। जो नेगेटिव एक्शन है, नेगेटिव एक्शन क्या है, जहां पे एक इंडिविजुअल वॉर में जा रहा है, उसको पता है कि जैसे वो लड़ने जाएगा वहां पे उसकी मृत्यु हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव एक्शन। जहां पे इंसान डायरेक्टली जो है वो डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली किसी ना किसी फैक्टर, किसी ना किसी रीजन के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जा रही है, जो उसको पता है कि उसकी मृत्यु होगी, दैट इज सुसाइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से जो है वो सुसाइड को एमिली डर्कहाइम ने डिवाइड किया। इसके साथ साथ इसने सुसाइड के लिए एक सिंपल सी बात कही कि सुसाइड जो है वो कोई इंडिविजुअल
फिनोमिना नहीं है, इंडिविजुअल रीजंस नहीं है, क्लियर। जो सुसाइड है वो एक सोशल फिनोमिना है, और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग नोशन थे, जहां पे कहा जाता था कि साइकोलॉजिकल इशू है, ज्योग्राफिकल इशू है, बायोलॉजिकल इशू है, तो सबसे पहले तो उसने इन नोशंस को रिजेक्ट किया। उसने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है। दूसरा उसने कहा कि जो सुसाइड है वो सोशियोलॉजिकल उसके रीजंस हैं, सोसाइटी उसके लिए जिम्मेवार है, और सोसाइटी उसके लिए कैसे जिम्मेवार है उसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। साथ में इसने इस चीज को भी एक्नॉलेज किया कि सोसाइटी के अंदर अगर हमें सुसाइड देखने को मिल रहा है, दैट इज प्रेटी मच नॉर्मल। तो ध्यान रखिए, एक हमारे नॉर्मल सोशल फैक्ट्स थे, एक हमारे पैथोलॉजिकल थे, क्लियर। तो जो नॉर्मल सोशल फैक्ट्स थे वो थे कि क्राइम है तो है, सुसाइड है तो है, दैट इज वेरी मच नॉर्मल। लेकिन अगर किसी एरिया में सुसाइड रेट जो वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तब वो अलार्मिंग साइन हो सकता है, तब हम लोगों को रीजंस जो है वो उसके ढूंढने की जो है वो आवश्यकता हो जाती है। और जब एमले डर्काइम ने जो है वो सुसाइड के बारे में लिखा, तो उसने देखा कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वहां पे सुसाइड का जो रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। उसने क्या करना शुरू किया, उसने अलग अलग ईयर्स के, जैसे 50 साल पुराने, 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, और अलग अलग एरियाज के, जैसे फ्रांस के, जर्मनी के, बेल्जियम के, यूके के, अलग अलग सोसाइटीज के, अलग अलग समाज के, जो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन थे, वहां से डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसने अलग अलग एरियाज का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अलग अलग एरियाज का और अलग अलग टाइम पीरियड का, ताकि कंपेयर हो सके कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है हम लोग सुसाइड को ज्यादा या कम होता हुआ देखते हैं, क्लियर। फिर इन फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर उसने कुछ सोशल वेरिएबल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया। सोशल वेरिएबल का मतलब क्या है, सोशल फैक्टर जो सुसाइड को इन्फ्लुएंस करेगा, जहां पे सुसाइड हमें ज्यादा या कम होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अर्बन एरिया एक सोशल वेरिएबल है, रूरल एरिया एक सोशल वेरिएबल है, मैरिड इंडिविजुअल एक, या मैरिड जो लोग हैं वो एक वेरिएबल है कि मैरिड में सुसाइड ज्यादा है या कम है, नॉन मैरिड में ज्यादा है या कम है, वो एक सोशल वेरिएबल हो गया। तो इसने अलग अलग सोशल वेरिएबल जो है उनको आइडेंटिफाई किया, प्रॉपर जो फैक्ट्स उसने अलग अलग पुलिस स्टेशन से गैदर किए, क्लियर, उसके बेसिस के ऊपर जो उसने अपनी थ्योरी को बिल्ड करना शुरू किया, क्लियर। तो यही रीजन है कि हम लोग सुसाइड को पहली इंपिरिकल थ्योरी जो है वो एमिली डर्काइम की बोलते हैं, जहां पे प्रॉपर फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर जो है वो थ्योरी डेवलप हुई, क्लियर। तो एमिली डर्काइम का जो कंट्रीब्यूशन है, इवन दो सभी जितने भी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो इसने सोशल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस के ऊपर अपनी थ्योरी जो है वो हम सब लोगों को दी, उनमें देखिए पहला क्या है, मैरिटल स्टेटस। तो एक सोशल वेरिएबल निकाला गया मैरिटल स्टेटस, और इसके ऊपर जब पूरा डाटा, पूरा फैक्ट्स जो है वो एमिली डर्काइम के द्वारा स्टडी किए गए, तो एमिली डर्काइम इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मैरिड और जो अनमैरिड है, जो मैरिड और अनमैरिड है, क्लियर, उनमें जो सुसाइड रेट ज्यादा देखने को मिलता है वो हमेशा जो अनमैरिड लोग हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं रेदर देन मैरिड। अब इसके पीछे का भी रीजन क्या है, और ये सही था, सारा डाटा यही इसी स्पेसिफिक जो आउटकम थी उसको डिपिक्ट कर रहा था, और इसका जो सबसे बड़ा रीजन था, इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो मैरिड इंडिविजुअल था वो सोसाइटी के साथ ज्यादा कनेक्टेड था, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अनमैरिड इंडिविजुअल जो कहीं ना कहीं अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है। तो जो अनमैरिड इंडिविजुअल है उसमें ज्यादा सुसाइड रेट देखने को मिल रहे हैं रेदर देन मैरिड इंडिविजुअल। तो पहला वेरिएबल तो ये आया। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, इंटीग्रेशन है, रेगुलेशन है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आउटकम्स को आप लोग समझ लीजिए। दूसरा है रूरल और अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे सुसाइड जो है वो ज्यादा देखा गया, और जो रूरल एरियाज है वहां पे सुसाइड जो है वो हमेशा कम होते हैं। सेम रीजन है, क्योंकि अर्बन एरिया में अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे होते हैं, अलग अलग जगह के लोग रह रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती, सोशल प्रेशर नहीं होता, जो रूरल एरियाज में जो हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण रूरल एरियाज में जो सुसाइड है वो कम होंगे, और जो अर्बन एरिया है वहां पे सुसाइड ज्यादा देखने को मिलेंगे। डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, देखिए अब यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पे सुसाइड का जो रेट है, ध्यान रखिए, वो कम है। जो डेवलप्ड नेशंस हैं या डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पे सुसाइड जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि डेवलप्ड नेशन में काफी लोग जो है वो पैसे कमाने की तरफ जो उनका ध्यान हो जाता है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं जो सोशल कनेक्शन है उनको मिस करते रहते हैं, और कभी भी लाइफ में थोड़ा सा भी लो आता है तो इस तरह का जो एक्सट्रीम स्टेप है उसको उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ऑन कॉन्ट्ररी जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पे इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, एक दूसरे की कॉपरेशन के साथ रहता है। इतना पैसा उसके साथ पास नहीं होता कि वो अकेला पूरी जिंदगी जी सके। यही कारण है वो सभी लोगों के साथ मिलकर जो वो जिंदगी जीने की कोशिश करता है। यही रीजन है जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है वहां पे सुसाइड रेट कम होंगे और जो डेवलप्ड एरियाज है वहां पे सुसाइड रेट जो वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स या ज्यूज, क्रिश्चियंस, मेल फीमेल की अगर बात की जाए तो देखिए जो प्रोटेस्टेंट है वहां पे सुसाइड रेट ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं होते हैं, और बहुत ज्यादा अगर वो धार्मिक नहीं है तो वो सारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो खुद से रखते हैं, और जब वो खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार पूरा नहीं उतर पाते हैं तो सिचुएशन में वो सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी जो कैथलिक हैं वो काफी रिलीजियस होते हैं, धर्म के ऊपर बहुत विश्वास होता है, तो अगर उनको सक्सेस नहीं भी मिलती है तो वो सोचते हैं कि ठीक है जी भगवान आज नहीं दे रहा है कल दे देगा, तो इससे वो एक आशावादी रहते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि ये रिलीजियस बहुत होते हैं तो एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, चर्च में रेगुलरली इनकी इंटरेक्शंस होती रहती हैं, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे कैथलिक है उनमें सुसाइड रेट कम है और जो प्रोटेस्टेंट है उनमें सुसाइड रेट ज्यादा है। सिमिलरली ज्यूज क्योंकि रिलीजियस बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू क्रिश्चियंस, तो जब ज्यूज और क्रिश्चियंस का भी कंपैरिजन किया गया तो ज्यूज में जो सुसाइड रेट है वो कम पाया गया, क्रिश्चियंस में ज्यादा पाया गया। सिमिलरली मेल और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो जो मेल है वहां पे सुसाइड रेट ज्यादा है क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता था पैसा कमाने का, क्लियर। और उसके साथ साथ जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं सोशल जो उनकी एक्टिविटीज है वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू मेल, तो यही रीजन है जो फीमेल है उनमें एमिली डर्कहाइम ने कम सुसाइड रेट देखा। और आज भी अगर आप लोग देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो सही देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो ये अलग अलग सोशल वेरिएबल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस के ऊपर ये बताया कि किन एरियाज में, किन सोशल वेरिएबल्स में जो है वो या किन सोशल फैक्टर्स या सोशल सिचुएशंस में सुसाइड ज्यादा होंगे, किन में कम होंगे। तो जब इसने इसके साथ रिलेट कर ही दिया तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो सोसाइटी या समाज है वो ही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि रूरल और अर्बन अगर सोसाइटी डिसाइड नहीं करती तो रूरल और अर्बन में कोई फर्क ही नहीं होता, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस में कोई फर्क ही नहीं होता, मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। लेकिन अगर फर्क है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सुसाइड है उसमें सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है, क्लियर। लेकिन इस सारे के सारे जो पूरे जो इसका आउटकम है जिसके बेसिस के ऊपर इसने अपनी पूरी थ्योरी जो है उसको बिल्ड किया या डेवलप किया, क्लियर। उसके पीछे जो मेन रीजंस है वो है कि कैसे इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि मैरिटल स्टेटस में मैरिड हैं और मैरिड जो वो ज्यादा सोशली कनेक्टेड है, अनमैरिड जो वो सोशली कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली एमिली डर्कहाइम ने दो तरह की फोर्सेस का जिक्र किया। इसने कहा देखिए दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि सुसाइड रेट जो है वो ज्यादा होगा या कम। पहला जो है या जो वो फोर्सेस जो है वो सुसाइड रेट को डिसाइड करती है। पहली जो फोर्सेस हैं वो आपकी हैं, यहां पे देख लेते हैं। पहली जो फोर्सेस हैं वो आपकी है फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरी है फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन, क्लियर। ध्यान रखिए जो पूरे का पूरा समाज है, पूरे की पूरी सोसाइटी है, देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अगर हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करेंगे जो हम लोगों ने 2-3 लेक्चर पहले भी पढ़ा था, तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है ना। वहां पे हमें कलेक्टिव कॉन्शियंस जो है ये कॉन्साइंस जो है वो देखने को मिलती है, क्लियर। लेकिन जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो मौजूद तो हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वहां पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी देखने को मिलती है, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्लियर। तो सबसे पहला फैक्टर जो डिसाइड करेगा सुसाइड में, क्लियर, सुसाइड में जो पहला फैक्टर डिसाइड करेगा वो होगा, जैसे यहां पे हम लोगों को सोसाइटी के अंदर क्या देखने को मिल रही है, इंटीग्रेशन देखने को मिल रही है, क्लियर। इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेशन भी दो तरह की होगी, या तो प्रिमिटिव सोसाइटी की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होगी, यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड होगा, बहुत ज्यादा उसको जरूरत पड़ रही होगी, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा। या लो इंटीग्रेशन भी हो सकती है, लो इंटीग्रेशन जैसे हमें मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिल रही है जहां पे एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ जो वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं वो भी दो तरह के जो सुसाइड कैटेगरीज या क्राइटेरियाज हैं उनको जनरेट करते हैं। पहला जो है वो है ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, जहां पे बहुत ज्यादा ओवर इंटीग्रेशन होती है,
ओवर इंटीग्रेशन का मतलब है कि अब इस इंडिविजुअल का अगर मन भी होगा कुछ और करने का, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि सोशल प्रेशर इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड होंगे। लेस इंटीग्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो चुका है, बहुत खालीपन है, बहुत अकेला है और उसके कारण वो सुसाइड कर दे रहा है। ओवर इंटीग्रेशन में देखिए सुसाइड कैसे होगा, जैसे अगर मैं बात करूंगा, हमारे देश के अंदर सती प्रथा हुआ करती थी। अब किसी का मन तो नहीं करता होगा कि सती होने का, लेकिन सोशल प्रेशर ही इतना होता था क्योंकि सोसाइटी इतनी ज्यादा इंटीग्रेट थी कि कुछ वुमेन जो है वो खुद ब खुद सती हो जाया करती थी। गलत है, लेकिन फिर भी ओवर इंटीग्रेशन के कारण भी वो सुसाइड हो रहे थे, जहां पे वॉलंटरी इंसान जा रहा है, उसको पता है कि उसने उसकी जो वो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो आग के ऊपर जो है अपनी जो जीवन है उसको न्यौछावर कर दे रहा है, उसका जीवन जो है वहां पे खत्म हो जा रहा है। क्लियर? अगर लेस इंटीग्रेशन है तो उससे डिप्रेशन है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, दूसरा कोई है नहीं जिससे वो बात कर सके ना, और इंसान बहुत अपने बारे में सोच रहा है। और जब देखिए सिंपल सी बात है, जब एक इंडिविजुअल अपने बारे में बहुत सोचता है और जब उसको वो चीज नहीं मिलती है तो वो परेशान हो जाता है। अगर इंडिविजुअल सबके बारे में सोचेगा तो हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। क्लियर? और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो वो बेटर रहेगी। तो उसी कंडीशन के ऊपर इसने कहा कि देखिए जो इंटीग्रेशन की फोर्सेज है वो भी दो तरह की हैं, या तो लेस इंटीग्रेशन होगी, लेस इंटीग्रेशन होगी तो हम लोगों को इगोइस्टिक सुसाइड जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर मोर इंटीग्रेशन होगी तब भी सुसाइड होंगे, लेकिन तब हमें ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो पहला रीजन सुसाइड के पीछे इंटीग्रेशन, कम इंटीग्रेशन से भी होगा, लेस इंटीग्रेशन से रीजंस डिफरेंट होंगे, वहां पे इतनी ज्यादा इंडिविजुअलिज्म हो जाएगा, इतनी ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हो जाएगी जहां पे इंसान डिप्रेशन के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण जो है वो सुसाइड करना शुरू कर देगा। ओवर इंटीग्रेशन में सोशल प्रेशर के कारण जो है वो सुसाइड करना शुरू कर देगा। तो सुसाइड दोनों जगह होंगे। ये अलग बात है कि ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू इगोइस्टिक सुसाइड। लेकिन आप एक चीज समझिए कि इंटीग्रेशन के बेसिस के ऊपर भी, अब मैं आपको बोलूं जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वहां पे कौन सा वाला सुसाइड होगा, वहां पे ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड होगा। जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे जो सुसाइड होगा वो कौन सा होगा, इगोइस्टिक सुसाइड होगा। इगोइस्टिक सुसाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी जो वो बहुत ज्यादा एलोन है, बहुत ज्यादा एलूफ है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्शन जो है वो हम लोगों के नहीं देखने को मिल रहे हैं, जहां पे कोई इंसान ऐसा नहीं है। या देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की अगर मान लो अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ कनेक्शन है तो कभी कभी वो सुसाइड के बारे में नहीं सोचता, क्लियर, उनसे बात कर लेता है। लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो इस तरह की जो सिचुएशंस है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इगोइस्टिक सुसाइड जो है वो समाज या सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन, लेस या मोर इंटीग्रेशन के बेसिस के ऊपर हम लोग इगोइस्टिक या जो हमारे ऑल्ट्रिस्टिक सोसाइटीज हैं वो बहुत ज्यादा देखते हैं। तो पहली जो फोर्स है फॉर दिस सुसाइड अकॉर्डिंग टू एमडी डर्कहाइम वो कौन सी है, वो है इंटीग्रेशन, फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी जो है वो है फोर्सेज ऑफ रेगुलेशन, वो है फोर्सेज ऑफ रेगुलेशन। क्लियर? सेकेंड इज योर फोर्सेज ऑफ रेगुलेशन। अब देखिए यहां पे तो दोनों सेम लिख दिया। तो फोर्सेज ऑफ रेगुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो फोर्सेज ऑफ रेगुलेशन जो है एक होगा आपका एनोमिक। क्लियर? एक में जो है वो आपका आ जाएगा एनोमिक और दूसरा जो है वो आ जाएगा फेटलिस्ट। ये नहीं है, फोर्सेज ऑफ रेगुलेशन में एनोमिक है और फेटलिस्ट है। तो एनोमी के बारे में होपफुली आपको पता ही होगा, हम लोगों ने देखा ही है। एनोमी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो सोसाइटी है उसकी पकड़ जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी या समाज तब जब ट्रांजिशन में चल रहा होता है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं या तो वो कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि जब मैं 19th सेंचुरी यूरोप की बात करूंगा तो जो बहुत ज्यादा धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे अब वो रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन फॉलो किसको करना है अब उनको पता है नहीं। क्लियर? तो सोसाइटी समाज के अंदर जो है जब वीक सोशल फैब्रिक हो जाते हैं, जब सोशल लॉज जो है वो कमजोर हो जाते हैं तो समाज में हम लोगों को जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो उसको जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि जो एनोमिक है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत ही कम रेगुलेशंस है। दूसरा है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो सोसाइटी है वो ओवर रेगुलेशंस जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर इंपोज कर रही है। क्लियर? ओवर रेगुलेशन जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर देखने को मिल रही है। ओवर रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जहां पे कोई भी एक इंसान जो है वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए जब हम लोग एंशियंट सोसाइटी में स्लेवरी देखते थे, स्लेवरी में क्या होता था, एक मालिक है वो पूरे के पूरे स्लेव्स के लिए जो अपनी मर्जी से रूल्स बनाएगा,
जो उनको खाना देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। और कोई भी एक स्लेव जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, ना उसको खाना अपनी मर्जी से मिलता था, ना कपड़े अपनी मर्जी से मिलते थे। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में जो इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब इंडिविजुअल बहुत परेशान हो जाता है, जब उसको दिखता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी वो सुसाइड कर देता है। तो जब इस तरह के सुसाइड हमें जो एंशियंट सोसाइटी में देखने को मिलते थे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज योर फेटलिस्ट सुसाइड, जो ओवर रेगुलेशन के कारण है, जहां पे इंडिविजुअल का जीवन मतलब इतने स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए हुए हैं कि जो बेचारा बिल्कुल गरीब तबका है वो कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा हमारा है दैट इज एनोमी। एनोमी एक ऐसी सिचुएशन है जब समाज का कोई कंट्रोल ही नहीं है, और इस सिचुएशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल किसी के बारे में नहीं सोचता है, अपने बारे में ज्यादा सोचता है, सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, और वहां पे सुसाइड के जो चांसेस हैं वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो रेगुलेशन ज्यादा होगी तब भी सुसाइड होगा, फेटलिस्ट सुसाइड उसको कहा गया। रेगुलेशन कम होगी, एनोमी सुसाइड जब उसको कहा गया। इंटीग्रेशन ज्यादा होगी तो हम लोगों को जब ऑल्ट्रिस्ट सुसाइड देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन कम होगी तो इगोइस्टिक सुसाइड जब हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चार तरह से जो है वो सुसाइड को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट फोर्सेस। पहला आ गया फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पे समाज एक दूसरे के साथ रिलेटेड या इंटीग्रेटेड फील कर रहा है, और दूसरा आ गया फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन। क्लियर? तो होपफुली यहाँ पे जो आप लोगों को चीजें जो वो समझ आ रही होंगी, ज्यादा टेंशन तो नहीं है यहाँ पे किसी को। क्लियर? डन? तो ये आ गई सबसे पहले हमारी फोर्सेस। दूसरा जो है ये देखिए, तो इस तरह की सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी में देखो क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में लेस इंटीग्रेशन है, मतलब हमें इगोइस्टिक सोसाइटी ज्यादा देखने को मिलेंगे, और लो रेगुलेशन है, मतलब एनोमिक सोसाइटी देखने को मिलेंगे। तो मॉडर्न सोसाइटी में इगोइस्टिक एंड, ये देखिए ना ऐसे बना ना, ये देखिए चार तरह के सोसाइटी हो गए हमारे। एक है कि लेस इंटीग्रेशन है, दैट इज इगोइस्टिक, और इसका एक्सट्रीम क्या होगा, ऑल्ट्रिस्टिक, कि ज्यादा रेगुलेशन है। उस वाले एक्सिस पे हाई रेगुलेशन है, दैट इज फेटलिस्ट, लेस रेगुलेशन है, दैट इज एनोमिक। क्लियर? तो जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें हमें या तो इगोइस्टिक देखने को मिलेगा या तो एनोमिक देखने को मिलेगा, तो ये हमारी मॉडर्न सोसाइटी आ गई। जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, प्रिमिटिव सोसाइटी है, वहां पे हमें फेटलिस्ट या जो इगोइस्टिक है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? कहानी समझ आ रही नहीं आ रही? डन? तो यहां से जो है उसने सिंपल सा जो है वो कंसेप्ट यही बताया, जब इसने प्रॉपर रिसर्च किया कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे जो दो तरह के सोसाइटीज हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे इगोइस्टिक या एनोमिक, जिसका रीजन होगा कि सोसाइटी का कंट्रोल नहीं बचा होगा, और उसके साथ साथ सोसाइटी जो है उसमें बहुत कम इंटीग्रेशन होगी, जिससे इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ सेंट्रिक होगा, एक दूसरे के सपोर्ट नहीं होगी, नॉर्म्स लॉज जो वो थोड़े वीक होंगे और इंडिविजुअल को सुसाइड की तरफ ज्यादा पुश करेंगे। यही रीजन है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है अकॉर्डिंग टू डरगाइम, हम लोगों को मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादा सुसाइड देखने को मिलते हैं एज अ कंपेयर टू ट्रेडिशनल सोसाइटी। क्लियर? तो पहला तो ये वाला इसका एस्पेक्ट हो गया, जहां पे इसने जो है वो हम लोगों को सुसाइड जो है उसको समझाने की कोशिश की। तो बेसिकली जो हमने अर्बन रूरल सारा पूरे का पूरा जो कंसेप्ट देखा था, उन्हीं वेरिएबल को स्टडी करते हुए इसने जो सुसाइड है उनको दो फोर्सेस, और आगे उन दो फोर्सेस को दो दो तरह के सुसाइड्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस तरीके से इसकी जो सुसाइड के ऊपर थ्योरी है वो कंप्लीट हुई। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोगों को सबको ध्यान देने लायक है कि इसकी जो थ्योरी पूरी की पूरी डेवलप हुई है, पूरी की पूरी थ्योरी बिल्ड हुई, ये पूरी रिसर्च के ऊपर थी, जहां पे अलग अलग जो पुलिस स्टेशन थे वहां पे जाके इसने डाटा को कलेक्ट किया। क्लियर? लेकिन इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, और अभी जो मैंने लास्ट लाइन बोली थी, होपफुली यहीं से ही जो है वो आपने इसका क्रिटिसिज्म पिक कर लिया होगा। पुलिस स्टेशन में रिपोर्टेड सुसाइड्स, तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ऐसे सुसाइड होंगे जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्टेड नहीं होंगे, जो एम्बले डरकाइम की थ्योरी के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है थ्योरी को हम पूरा नहीं कह सकते। दूसरा, जो कैथलिक्स है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है और बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो कभी कभी वो सुसाइड को बहुत पॉजिटिव नहीं मानते। तो कभी कभी किसी फैमिली में सुसाइड किया होता है, लेकिन ये बताते हैं कि नहीं जी इसकी किसी और रीजन से जो वो डेथ होगी। इवन आज भी अगर आप लोग देखोगे तो कोई भी इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता है कि अच्छा इसने जो है वो सुसाइड कर लिया था। सब लोग कोई और बीमारी का कोई ना कोई जो डिफरेंट रीजन देते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होती है उसमें इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्लियर? तो जब हम लोग सुसाइड की बात करेंगे तो जो JM एटकिंसन है, उन्होंने डिस्कवरिंग सुसाइड बुक में जो है वो यही लिखा कि जो कैथलिक्स हैं, क्लियर, उनमें रिलीजियस सेंसर होता है, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसको जो है वो रिवील नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि जब कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में
एमिली डरकाइम ने ये कंक्लूजन निकाला कि प्रोटेस्टेंट में ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, तो शायद बहुत सारे ऐसे सुसाइड होंगे जो कैथलिक्स में होंगे, लेकिन उसको जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया होगा। क्लियर। सिमिलरली डाटा जो है वो क्योंकि पुलिस स्टेशन से लिया गया तो रिलायबिलिटी बहुत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो वो रिपोर्टेड नहीं होंगे। और उसके साथ साथ चलिए जिसने सुसाइड कर लिया यानी कि जिसकी मृत्यु होगी वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने सुसाइड को अटेम्प्ट किया होगा, तो जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया वो भी इस जो कैटेगरी है उसमें आने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो उस सिचुएशन में पहुंच चुके थे जहां पे वो मरने जा रहे थे, बस वो मर नहीं पाए किसी कारणवश। क्लियर। तो जो अटेम्प्टेड सुसाइड्स हैं वो भी हम लोगों को एमिली डरकाइम की जो थ्योरी है उसके अंदर नहीं देखने को मिलते। क्लियर। तो ये जो पूरे का पूरा क्रिटिसिज्म है वो हम लोग एमिली डरकाइम का जो सुसाइड के ऊपर थ्योरी है उसका कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जितनी रिसर्च इस स्पेसिफिक थ्योरी बिल्डिंग के ऊपर हुई है, जहां पे पूरे का पूरा डाटा जो है वो एमिली डरकाइम के द्वारा इकट्ठा किया गया, वो रिसर्च वो हम लोगों को कहीं और पे देखने को, या उसके बाद तो चलिए बहुत रही, लेकिन इससे पहले हम लोगों को किसी भी और थ्योरी में देखने को नहीं मिलती है। तभी मैंने बार बार कहा कि जो प्रॉपर फर्स्ट इंपिरिकल थ्योरी है, फैक्ट बेस्ड थ्योरी है, जहां पे रियलिटी पे सोशल फैक्ट जब उसको एस्टेब्लिश किया गया, वो एमिली डरकाइम की सुसाइड ही थी। 1897 में इस थ्योरी को जो है वो पब्लिश किया गया था। क्लियर। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। होपफुली आप लोगों को जो एमिली डरकाइम है, जो एमिली डरकाइम की थ्योरी है, ठीक है, ऑन सुसाइड, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज रिलीजन एंड सोसाइटी। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, इसको ये जब आप सुनोगे तो आपको जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो रिगार्डिंग द रिलीजन पता चलेगा। क्लियर। कि किस तरीके से रिलीजन को भी सोचा जा सकता है। जैसे अगर मैं इन जनरल बात करूंगा, मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिलीजन, जब हम लोग रिलीजन को इंडिपेंडेंटली पिक करेंगे तब हम एमिली डरकाइम को भी उठाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द रिलीजन, तो आप में से कुछ वो बोलेंगे कि जी है ना, मुस्लिम बोलेंगे कि है ना एक ऐसे प्रॉफिट जी के द्वारा दिया गया, या जो हिंदू हैं वो डिफरेंट बोलेंगे, ज्यूज हैं वो डिफरेंट बोलेंगे। तो हर एक के लिए जो धर्म है वो बेसिकली है क्या, हर एक के लिए जो रिलीजन है वो एक ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स है जो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है, या एक ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। बस ये है कि वो हम सब लोगों को जो है वो कंट्रोल कर रही है, हम पूरी को पूरी जो दुनिया है उसको चला रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह की कोई भी रिलीजन नाम की जो है वो कोई भी चीज जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो रिलीजन के ऊपर हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है। जब हम लोग एमिली डरकाइम की राइटिंग को रिलीजन के ऊपर देखेंगे, क्लियर, तो एमिली डरकाइम जो है वो उस स्पेसिफिक टाइम पे, जो एमिली डरकाइम है वो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो मौजूद रिलीजन की डेफिनेशन थी कि सुपरनैचुरल फोर्सेस से बना हुआ है, हर एक जगह पे जो है वो हम लोगों को आत्मा देखने को मिलती है, जिसको एनिमिस्ट भी कहते हैं, जहाँ पे हर चीज की जो वो पत्थरों की, पेड़ों की पूजा की जाती है, जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलता था। तो एमिली डरकाइम जो उस तरह हर तरह की जो रिलीजन के ऊपर थ्योरी है उसको रिजेक्ट करता है। क्लियर। एमिली डरकाइम ये कहता है कि जो रिलीजन है वो बेसिकली सोसाइटी ही है, सोसाइटी इज द रिलीजन। अब ये प्रूव करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो एमिली डरकाइम ने देखिए इसको कैसे प्रूव किया। एक ट्राइब है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अरंता ट्राइब, उसके ऊपर उसने रिसर्च की। और एमिली डरकाइम ने कहा कि देखिए आजकल जो मॉडर्न रिलीजन है, क्योंकि मल्टीपल धर्म जो है वो डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं, तो मॉडर्न रिलीजन्स को रिसर्च करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर हम अगर प्रिमिटिव रिलीजन को रिसर्च कर ले, पुराने ट्रेडिशनल रिलीजन को जो है वो रिसर्च कर ले, जहां से शायद ह्यूमन ने जो है जिसको सबसे पहले फॉलो करना शुरू किया था, तब भी हम लोगों को जो है वो रिलीजन के बारे में पता चल जाएगा कि रिलीजन जो है वो किस तरीके से एक सोशल फिनोमिना है, रिलीजन किस तरीके से एक सोशल फैक्ट है। तो बेसिकली जो रिलीजन की थ्योरी है एमिली डरकाइम की, वो किसके ऊपर बेस्ड है, इसकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है स्टडी ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। मतलब ऐसा मान लीजिए एक ट्राइबल सोसाइटी जो है वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो ट्राइबल सोसाइटी को जब इसने रिसर्च किया तो इसने जो पिक किया उसका पॉइंट, जहां से इसने अपनी थ्योरी को बिल्ड किया, उसने कहा कि देखिए हर एक जो ट्राइबल या हर एक जो ट्राइब है उसका अपना अपना कोई देवता होता है, जिसको टोटम जो है वो नाम दिया गया। तो हर एक जब उसका अपना अपना देवता होता है या देवी होती है, क्लियर, जिसकी वो पूजा करते हैं। क्लियर। तो हर एक ट्राइब जो है उसका एक देवता होगा, मान लीजिए। डन। तो कई लोग कहते हैं कि जो देवता है वो बेसिकली शायद उसी ने ही इस ट्राइब को जो वो जन्म दिया हुआ है, कोई कहते हैं इस ट्राइब को उसने बनाया है, कोई कहते हैं कि पूरी दुनिया को उसने बनाया है।
तो हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन एमिली डर्कहाइम देखो क्या कहते हैं। एमिली डर्कहाइम ये कहते हैं कि जब बिल्कुल ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो उसकी शुरुआत हुई आज से हजारों साल पहले, तो जो ह्यूमन है वो अलग अलग जगहों पे रहा करता था, यानी कि वो गैदरर एंड हंटरर की तरह जो वो जीवन व्यतीत किया करता था, यानी कि शिकार करता रहता है, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, परसों। धीरे धीरे ह्यूमन को ये चीज रियलाइज होनी शुरू होगी कि अगर वो एक साथ रहेगा, एक साथ इकट्ठा होगा, तो बहुत सारी चीजों को जो वो बहुत इजीली अचीव कर सकता है, जो कहीं ना कहीं आज भी हम सब लोगों की मेंटेलिटी रहती है। तो अकॉर्डिंग टू एमिली डर्कहाइम, जब ह्यूमन ने एक दूसरे के साथ मिलना शुरू किया, क्योंकि था तो ये गैदरर और हंटर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डरर की तरह घूमता रहता था, लेकिन जब ह्यूमन ने एक दूसरे के साथ कभी कभी मिलना शुरू किया शुरुआत में, तो जैसे ही बहुत बड़ी सोशल गैदरिंग होगी, मान लो कि 1000 लोग इकट्ठे हो गए, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो ह्यूमन है उसको एक बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग आया करती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपने वो आसपास देखा करता था। क्लियर? जब उसको एक बहुत डिफरेंट सी फीलिंग आती थी, तो ह्यूमन शायद ही अपने आप से पूछने की कोशिश करता था कि उसको ये जो फीलिंग आ रही है ये आ क्यों रही है। और वहां से शायद किसी ने ये इंटरप्रेट किया कि कोई एक ऐसी फोर्स है, कोई एक ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स है जो इस जगह के ऊपर, इस जंगल के अंदर जो वो मौजूद है, जो ह्यूमन को एक अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो प्रोवाइड कर रही है, अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो प्रदान कर रही है। धर्म का भी अल्टीमेट मतलब यही है कि हम लोग खुश रहें, हमें जो है वो बिल्कुल भगवान के साथ ऐसा लगे कि कनेक्टेड फील हो रहे, तो हमें बहुत अच्छा जो है वो फीलिंग आए, बहुत अच्छी जो है वो हम लोगों को महसूस होना शुरू हो जाए। क्लियर? तो एमिली डर्कहाइम ने इस तरीके से कि जब लोग कभी कभी मिलते थे, तो जब वो मिलते थे तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, एक ऐसी फीलिंग आती थी जिसको वो बयान नहीं कर सकते, एक बहुत ही, अकॉर्डिंग टू एमिली डर्कहाइम, एक बहुत ही सेक्रेड फीलिंग आया करती कि बड़ी डिफरेंट है, सुपर नेचुरल फीलिंग आया। और जैसे ही ये गैदरिंग खत्म होती थी और इंडिविजुअल अलग अलग रहना शुरू कर देता था, तो ये जो फीलिंग थी खत्म हो जाती थी सारी के सारी फीलिंग। क्लियर? जिसको एमिली डर्कहाइम ने कहा प्रोफेन, यानी सेक्रेड वो सिचुएशन जहां पे ह्यूमन जो है उसको बहुत डिफरेंट फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये भगवान की ताकतें उसके अंदर आ गई, उसको भगवान दिखना शुरू हो गया। प्रोफेन वो जहां पे वो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा है, शिकार कर रहा है, जहां जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो एमिली डर्कहाइम ने जो ह्यूमन लाइफ है उसको दो अलग अलग साइड्स में डिवाइड किया, सेक्रेड एंड प्रोफेन। सेक्रेड ये वाली सिचुएशन, प्रोफेन वो वाली सिचुएशन जिसमें वो नॉर्मली रहता है। और आज भी ऐसा ही है। अब आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं या हम लोग आप लेक्चर देख रहे हो, तो अब आप थोड़ा ना भगवान के बारे में सोच रहे हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एक ऐसा टाइम होगा जहां पे आप पूजा अर्चना करते होगे, दैट इज योर सेक्रेड टाइम। और अभी जो है आपका प्रोफेन है, जहां पे आप डेली एक्टिविटीज जो है वो अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। तो एमिली डर्कहाइम जो है उसने इस तरीके से जो वो रिलीजन को समझाना शुरू किया। उसने कहा देखो अब ढंग से समझना है यहाँ। अब एमिली डर्कहाइम ने कहा कि जब ये मिल रहे हैं तो इनको सुपर नेचुरल फोर्स की जो वो फीलिंग आ रही है, और जब ये अकेले अकेले रह रहे हैं तब इनको कुछ नहीं हो रहा। तो जब इंडिविजुअल अकेला रह रहा है तो वो इस फीलिंग को महसूस कर रहा है कि अब यार मैं सुपर नेचुरल जो फोर्स है जिससे मैं खुश रह रहा था वो मेरे साथ क्यों नहीं है। तो वहां से जो है वो शुरुआत हुई रिलीजन की। वहां से जो वो शुरुआत हुई कि इंडिविजुअल जब उसने एक देवी या देवता कि यहाँ पे जो है उसने एक मूर्ति रखी हुई थी, ठीक है, जिसके अराउंडेड, या एक पेड़ था, पौधा था जिसके अराउंडेड वो सारे के सारे लोग खड़े होते थे। अब उन्होंने जब उस पेड़ की मान लीजिए टहनियां ले ली, और हर एक इंसान जब उस टहनी को लेके जब वो अपनी प्रोफेन लाइफ में भी जा रहा है, यानी कि नॉर्मल लाइफ में भी जा रहा है, तब उसके बाद वो टहनी है। तो जो यहाँ की फीलिंग है उसको वो बाद में भी अपने साथ कैरी कर रहा है। तो इस तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू एमिली डर्कहाइम रिलीजन की शुरुआत, जहां से हर एक इंसान जो मैं अपने पास रखूंगा उस टोटम को या उस मूर्ति को या उस पेड़ को या उस पेड़ के पत्ते को, तो मेरे को हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग सी जो है वो आती रहेगी। सारा साइकोलॉजिकल है, लेकिन ये जनरेट कहां से हुआ? ये हुआ सोसाइटी से। तो एमिली डर्कहाइम ने ही कहा कि जो इन लोगों को मिलके अच्छा महसूस हो रहा था, उनको लग रहा था कि एक सुपर नेचुरल फोर्स है, वो बेसिकली सोसाइटी थी। क्योंकि सोसाइटी में रह के हर एक को अच्छा लगता है, जहां पे वो अपने आसपास बहुत सारे लोग देखता है, सिक्योर फील करता है, कंफर्ट में रहता है, उसकी काफी चीजें जो वो रिलैक्स हो जाती है, काफी परेशानियां जो उसके खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो उसने रिलीजन को रिलेट किया कि जो रिलीजन है इज ए सोशल फैक्ट, इट इज ए सोशल फिनोमिना, और सोसाइटी ने ही इसको जनरेट किया है। क्योंकि समाज में जब लोग इकट्ठे हुए और उनको जो फीलिंग आई वही बाद में जो है वो धर्म में परिवर्तित हुई। और जो मॉडर्न रिलीजन था, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स थे, तो उसको उसने वैसे तो नहीं समझाया, उसको इसने इसी एग्जाम्पल के जरिए जो समझाने की कोशिश की कि देखिए पुराने ट्रेडिशनल सोसाइटी में
ऐसे रिलीजन आया था। तो मॉडर्न सोसाइटी में भी जो रिलीजन है वो इसलिए आया है क्योंकि रिलीजन जो है वो हम लोगों को सिक्योर फील कराता है, रिलीजन में हम कंफर्टेबल रहते हैं। तो रिलीजन बेसिकली जो है उसकी जेनेसिस के पीछे कोई भगवान का हाथ नहीं है, उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे सोसाइटी का ही हाथ है। तो सोसाइटी जो सोशल प्रेशर है, समाज है, इसलिए एमिली डर्कहाइम ने जो है उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, काफी ज्यादा तवज्जो दी। क्लियर? कहानी समझ आई नहीं आई? तो रिलीजन के ऊपर जो एमिली डर्कहाइम की थ्योरी है, होपफुली वो आप सब लोगों को क्लियर होगी। डन? अब यहां पे समझिए क्या है रिलीजन के लिए। इसकी एक किताब थी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, कहां पे इसने रिलीजन को डिफाइन किया था। डिफाइन कैसे किया था? ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स। अब समझ आया वो सेक्रेड थिंग क्या है? वो हर एक के लिए डिफरेंट है। ठीक है, किसी के लिए कोई गॉड है, किसी के लिए कोई गॉड है, किसी के लिए कोई गॉड है, किसी के लिए गॉड नहीं है, किसी के लिए बस एक ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स है जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन जिसको कोई शेप नहीं है, जिसको हम लोग जो है देख नहीं सकते। ठीक है, यहां पे बिलीफ का मतलब क्या है? जो आपके थॉट्स हैं। थॉट्स हैं किसके लिए? उस सीक्रेट थिंग के लिए, कि उस सीक्रेट थिंग ने या भगवान ने जो हमारे लिए क्या बोला है करने को, क्या चीजें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, यानी कि जो एथिकल कोड्स बनेंगे, कैसे जो है वो भगवान को हम लोगों ने उसकी पूजा अर्चना करनी है, कैसे जो है वो हमने रिचुअल्स जो हैं उनको परफॉर्म करना है, दैट इज योर प्रैक्टिसेस। तो रिलीजन जो है वो वहां पे सबसे पहले हमें बिलीफ, थॉट, आइडियाज, कोड ऑफ कंडक्ट या जो हमारे एथिकल कोड है, रिलीजियस कोड्स हैं वो, और बिलीफ जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो प्रैक्टिस हम किससे रिलेटेड करेंगे? वो भी किससे रिलेटेड होगा? जो हमारा गॉड है, जिसको यहां पे एमिली डर्कहाइम के द्वारा जो है वो सेक्रेड थिंग कहा गया। क्लियर? कहानी समझ आ रहा नहीं आ रहा? डन? तो ये रिलीजन के ऊपर जो है वो उसने ये कहा। इसके साथ साथ तो रिलीजन दो तरह से कहा इसने कि सोसाइटी जब उसके दो हिस्से हैं, कौन कौन सा? सेक्रेड और प्रोफेन। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रोफेन और सेक्रेड जो उसमें क्या डिफरेंस है। सेक्रेड वो जब हम गॉड के साथ कनेक्टेड हैं, प्रोफेन वो सिचुएशन जब मैं गॉड के साथ कनेक्टेड हूं, मैं अपनी कोई डेली एक्टिविटीज, कोई डेली काम जो है वो कर रहा हूं। क्लियर? तो ये था रिलीजन के ऊपर पूरे के पूरे जो एमिली डर्कहाइम की राइटिंग्स हैं। तो इनके बारे में होपफुली जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? तो अगर हम लोग क्रिटिसाइज करें इसको तो कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये आ गया कि इसने एक मॉडर्न सोसाइटी का जो रिलीजन है उसको एंशिएंट के साथ कंपेयर कर दिया, एब्सर्ड चीज है। दूसरा आ गया कि आजकल जो प्रोफेन है, यानी कि अभी भी हो सकता है कि मेरा कुछ परसेंट जो वो भगवान के ऊपर दिमाग चल रहा हो और कुछ चीजें जो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी प्रोफेन और सेक्रेड जो है उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर? कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो देखिए पहली बात है कि जो डाइकोटमी है प्रोफेन और सेक्रेड के बीच में, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। एक इंडिविजुअल दोनों चीजें साथ भी कर सकता है। क्लियर? दूसरा जो है, जो डर्कहाइम है उसने कभी भी ये नहीं बताया, डर्कहाइम जो उसने कभी नहीं बताया है कि एक तरह का टॉटम, टॉटम का मतलब होता है जब भी जो ट्राइब्स वगैरह हैं वो एक स्पेसिफिक जो है ना पेड़ है, पत्ते हैं, किसी भी चीज को जो जो पूज रहे होते हैं, क्लियर, किसी भी एक देवी देवता को पूज रहे होते हैं, पत्थरों को पूज रहे होते हैं, दैट इज टॉटम। तो ये नहीं बताया गया कि वो टॉटम क्यों, वही क्यों चूज किया गया, कुछ और को या किसी और को क्यों नहीं चूज किया गया। और उसके साथ साथ जो है वो मेलिनोस्की है, मेलिनोस्की ने कहा कि दिस इज आर्म चेयर थ्योरी। आर्म चेयर थ्योरी क्या होती है? आर्म चेयर थ्योरी होती है जो एक जगह के ऊपर बैठ के बनाई होती है। मतलब ये अरुंता ट्राइब की एग्जांपल दे रहा है, लेकिन शायद आपको पता होगा ये अरुंता ट्राइब में कभी रहा ही नहीं। मतलब इसने बस जो पढ़ा इनके बारे में उसी के बेसिस के ऊपर जो अपनी थ्योरी दे दी। तो इसको हम आर्म चेयर थ्योरी जो इसलिए कहते हैं। ये थ्योरी जो है वो एक ऐसी जगह के ऊपर, या जो थ्योरी बिल्ड हुई इसमें एक्चुअल रिसर्च उन लोगों के पास जाके जो है एमिली डर्कहाइम के द्वारा नहीं कंडक्ट की गई। क्लियर? इसके साथ साथ प्रिमिटिव रिलीजन को मॉडर्न रिलीजन के साथ लिंक करना एक बहुत ही गलत जो है वो ये चीज है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है काफी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो सेक्रेड थिंग के बारे में बता रहा है या प्रोफेन के बारे में जहां पे बैलेंस करना है और सोसाइटी जो उसमें सब कुछ बढ़िया रहेगा, ये बेसिकली सेकुलरिज्म के बारे में जो वो बता रहे हैं, जिसके कारण सोसाइटी जो एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर जो सोसाइटीज है उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो वो हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो इंडिया में मल्टी कल्चरल पॉलीथिसिस्ट सोसाइटी है, यानी कि मल्टीपल रिलीजन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनको इसने नहीं समझाया क्योंकि इसकी जो थ्योरी बिल्ड हुई है वो एक ही धर्म के कंटेक्स्ट में या एक ही कल्चर के कंटेक्स्ट में हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ट्राइब्स हमने ऐसी देखी जो अलग अलग गॉड्स को पूछती हैं, तो वहां पे तो ये थ्योरी जो है वो आप लोगों को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ रिलीजन में हम लोगों को जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन एक जगह के ऊपर रहेंगे वहां पे कंफ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो हमें मॉडर्न टाइम पीरियड में काफी देखने को मिलता है।
तो जो एमिली डर्कहाइम की थ्योरी है उसमें जो कंफ्लिक्ट का पर्सपेक्टिव है उसको बिल्कुल जो है वो नेगेट किया गया और सिर्फ जो फंक्शनल एस्पेक्ट है उसी को ही तवज्जो दी गई, उसी के ऊपर जो है वो फोकस किया गया। क्लियर? तो ये थी हमारी एमिली डर्कहाइम के ऊपर। तो होपफुली अब तक आपको सारी चीजें जो वो समझ आ चुकी होंगी कि किस तरीके से जो एमिली डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट के बेसिस के ऊपर अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, चाहे वो थ्योरी जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर है, चाहे वो थ्योरी जो है वो हमारी सुसाइड के ऊपर है, चाहे वो थ्योरी जो है वो रिलीजन के ऊपर है। क्लियर? तो थोड़ा सा बड़े हमारा कंटेक्स्ट था इस स्पेसिफिक टॉपिक को करने का। तो होपफुली आप लोगों को जो चीजें हैं वो समझ आई होंगी, ढंग से पढ़ते रहिए। इसके बाद एक और थिंकर है जो डायरेक्टली सिलेबस में है, बाकी जो थिंकर्स हैं कुछ और भी थिंकर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वो सिलेबस में नहीं है लेकिन सवाल पूछे जाने की जो वो संभावना रहती है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थिंकर यानी कि मैक्स वेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।